Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Myself, Vijayalakshmi Shandilye, Faculty of Shivjyoti Educational Group, Kota. बच्चों, आज हम अपनी पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन में पंडित श्री राम शर्मा द्वारा लिखित पाठ 2 स्मृति पढ़ेंगे। पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित लेख स्मृति एक संस्मरणात्मक लेख है जो साहसिक एवं शिकार कथा पर आधारित है। बच्चों, संस्मरणात्मक का अर्थ होता है स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति पर लिखित लेख। पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित यह पाठ उनकी पुस्तक शिकार से संकलित है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की एक रोमांचकारी घटना का वर्णन किया है। बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ के लेखक पंडित श्री राम शर्मा के जीवन परिचय से अवगत करवाऊंगी। लेखक परिचय। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म 1896 में जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के किरथरा नामक गांव में हुआ था। इन्होंने बीए पास करने के बाद आगरा कॉलेज में एमए अर्थशास्त्र में इन्होंने किया। एमए के लिए प्रवेश लिया। श्री राम शर्मा जी प्रारंभ में अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र एवं और साहित्य सेवा में जुटे रहे। उन्होंने विशाल भारत पत्रिका के संपादक के रूप में विशेष ख्याति यानी प्रसिद्धि प्राप्त की। लंबी बीमारी के बाद शर्मा जी का देहावसान 27 फरवरी सन 1967 में आगरा में हुआ था। हिंदी साहित्य में शिकार साहित्य का आरंभ श्री शर्मा जी ने ही किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिकार, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव। ये सभी इनकी शिकार संबंधी पुस्तकें हैं। श्री राम शर्मा जी हिंदी साहित्य में रेखाचित्र, संस्मरण विधाओं के जन्मदाता माने जाते हैं। बच्चों, संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति पर लिखित लेख होता है और रेखा चित्र एक ऐसी विधा है जिसमें किसी व्यक्ति की आकृति, उसके हाव भाव, स्वभाव और उसकी कई विशेषताओं का शब्दों द्वारा सजीव चित्रण किया जाता है। इस क्षेत्र में उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वे जीते कैसे हैं, संघर्ष और समीक्षा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42 के संस्मरण इत्यादि। बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ की भूमिका से अवगत करवाऊंगी। जीवन एक अनमोल रत्न है जिसे हमें मानव कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए, ना कि शरारत करके उसे व्यर्थ के जोखिम में डालना चाहिए। बच्चों, मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है जो कि हमें मानव कल्याण यानी मानव के हित में ही लगाना चाहिए। हमें कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे स्वयं के या अन्य किसी के प्राण जोखिम में पड़ जाए। बाल मस्तिष्क हर समय सूझबूझ से कार्य करने में सक्षम नहीं होता। कभी भी शरारतों का स्मरण होते ही वह अपने चंचल मन को रोकने में असमर्थ होता है। बच्चों, बचपन में बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वह ये ज़रूरी नहीं है कि वह हर कार्य का तुरंत निर्णय ले पाए और कभी कभी वह ऐसी शरारतें भी उसके मन में या मस्तिष्क में उठ जाती है जिससे उसके स्वयं के प्राण भी जोखिम में पड़ जाते हैं और वह ऐसे निर्णय लेने में स्वयं को रोक भी नहीं पाता है। लेकिन ऐसे समय में हमें सूझबूझ से कार्य करना चाहिए।
ऐसा करने पर वह किसी भी मुसीबत में फंस सकता है। अतः ऐसी शरारतें करनी चाहिए जो मन को आनंदित करने वाली हो, क्योंकि हमारे द्वारा की जाने वाली शरारतें हमें खतरे में भी डाल सकती है। इसीलिए हमें बचपन में चंचलता या शरारतें करनी चाहिए, लेकिन वह ऐसी होनी चाहिए जो हमारे मन को और दूसरों के मन को भी आनंदित करने वाली हों। प्रस्तुत पाठ स्मृति में बच्चों की सहज जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, एवं क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेल, कैसे कभी कभी उन्हें कठिन जोखिमपूर्ण निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा करती हैं, इसका बहुत ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की एक ऐसी घटना का वर्णन किया है जो उन्हें बड़े होने पर भी भुलाए नहीं भूलती। बचपन में की जाने वाली जो शरारतें हैं वह बाल्य अवस्था की पहचान है। ये सच है कि चंचलता और शरारतें बाल्य अवस्था की पहचान है। बचपन जो है वो शरारतों से ही अच्छा लगता है, लेकिन जब तक वे शरारतें एक सीमा में हों तभी तक अच्छी हैं। लेकिन यदि बच्चों द्वारा की जाने वाली वह शरारतें सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ जाए और किसी के जान को जोखिम में डाल दे तो वे घातक सिद्ध हो सकती है। तो बच्चों, इस पाठ में जो लेखक हैं उन्होंने भी अपने बचपन की एक ऐसी ही घटना का वर्णन किया है। पाठ का सार, यह घटना सन 1908 की है, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लेखक अपने भाई व साथियों के साथ झरबेरी के बेर खा रहा था। तभी उसे घर से बड़े भाई का बुलावा आया। वह डरते डरते घर में घुसा कि कहीं चोरी के बेर तोड़कर खाने पर मार ना पड़े। बच्चों, ये घटना 1908 की है, जब बहुत भयंकर भीषण ठंड पड़ रही थी और लेखक अपने छोटे भाई और साथियों के साथ झरबेरी यानी बेर की झाड़ियों से बेर तोड़कर खा रहे थे। तभी बड़े भाई साहब ने बुलावा भेजा कि उन्हें घर पर तुरंत बुलाया गया है। लेखक को डर लगा कि कहीं किसी ने घर पर जाकर ये शिकायत कर दी हो कि आपका छोटा भाई बेर की झाड़ियों से बेर तोड़कर खा रहा है। तो उन्हें ऐसा लगा कि अब तो घर पे जाते ही भाई साहब की मार पड़ेगी। लेकिन वह डरते डरते घर पहुंचे तो भाई साहब ने मक्खनपुर डाक खाने में पत्र डालने का आदेश दिया और जल्दी से जाकर डाल आने के लिए कहा। तो घर पहुंचने पर भाई साहब की डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन भाई साहब ने उन्हें एक काम बता दिया और वह काम था कि उन्हें मक्खनपुर जाकर पत्र डाक में डाल के आने हैं और ये काम तुरंत ही करना है, जिससे आज शाम की डाक से पत्र निकल जाएं। माँ ने कुछ चने भुनवाने के लिए दिए। पत्रों को टोपी में रखकर दोनों भाई अपना अपना डंडा प्रसन्नता पूर्वक घर से ले चल पड़े। दोनों भाई उछलते कूदते गांव से 4 फलांग यानी 4 कदम दूर उस कुएं के पास पहुंच गए, जिसमें पानी नहीं था पर एक काला सांप रहता था। बच्चों, लेखक अपने छोटे भाई के साथ बड़े भाई साहब द्वारा दिए गए पत्रों को लेकर घर से निकल गए। माँ ने उनको रास्ते में खाने के लिए कुछ चने एक पोटली में बांधकर दे दिए। अब उन्होंने जो पत्र भाई साहब द्वारा दिए गए थे वो अपने टोपी के अंदर रख लिए और दोनों भाई अपने हाथ में एक डंडा लेकर खुशी खुशी घर से उछलते कूदते गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक कुआं था, उसके पास पहुंच गए। उस कुएं में पानी नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि और ये सच भी था, उसके अंदर एक काला सांप रहता था। लेखक अपने भाई व साथियों के साथ स्कूल जाते समय कुएं में पत्थर फेंककर सांप की फुफकार सुनता था। इस खेल में उसे और उसके साथियों को बहुत आनंद आता था। लेखक पढ़ने के लिए भी मक्खनपुर गांव ही जाया करते थे और जब वे अपने साथियों के साथ मक्खनपुर जाते थे तो रास्ते में पड़ने वाले इस कुएं में वे एक पत्थर, छोटा सा पत्थर उठाकर फेंका करते थे, क्योंकि जब वे उसमें कुछ भी पत्थर या कुछ भी वस्तु डालते थे तो सांप
फुक्कार यानी एक आवाज करता था और बच्चों को सांप की वही आवाज सुनने में आनंद आता था। जैसे ही कुआं सामने आया, लेखक के मन में सांप की फुक्कार का मजा लेने की बात याद आ गई। उसने एक ढेला उठाया, ढेला यानी पत्थर का एक छोटा टुकड़ा, और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला फेंक मारा। जैसे ही लेखक के सामने वह कुआं आया तो लेखक को अपने स्कूल जाते समय शरारत करना जो किया करते थे उसकी याद आ गई और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना सांप की फुक्कार का मजा लिया जाए, और यही सोचकर उन्होंने अपने हाथ में पत्थर का एक छोटा टुकड़ा उठाया और उछलते हुए अपनी टोपी को हाथ में लेते हुए उन्होंने वह ढेला कुएं में सांप के ऊपर फेंक दिया। टोपी के नीचे रखी हुई तीनों चिट्ठियां कुएं में जा गिरी, लेकिन जल्दबाजी में सिर से टोपी उतारते हुए लेखक ये भूल गए कि उन्होंने बड़े भाई साहब द्वारा दी गई चिट्ठियों को टोपी के अंदर ही रखा था, और जैसे ही उन्होंने अपने सिर से टोपी हटाई वह चिट्ठियां कुएं में गिर गई। चिट्ठियां बहुत जरूरी थी। कुएं में भयंकर सांप था, वहां से पत्र निकालना संभव नहीं था। दोनों भाई रोने लगे। तब उन्हें माँ की गोद की याद आ रही थी। बच्चों, कुएं में अब जैसे ही चिट्ठियां कुएं में गिरी तो दोनों भाई बहुत जोर जोर से रोने लगे। दोनों ही बहुत डर गए थे कि अब तो भाई साहब की मार पड़ेगी, क्योंकि चिट्ठियां बहुत ज़रूरी थी। लेकिन कुएं के अंदर जाकर चिट्ठियां निकालना भी संभव नहीं था, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही भयंकर काला सांप रहता था। और ऐसे समय में लेखक को अपनी माँ की याद आ गई कि काश माँ यहाँ होती और वह लेखक को माँ उसे छाती से लगाकर प्यार से कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर से लिख ली जाएंगी। उसका मन यह भी कह रहा था कि कुएं में गिरी हुई चिट्ठियों पर मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठियां डाल आए हैं। ऐसे समय में बच्चों, लेखक को अपने माँ की याद आ रही थी कि अगर माँ यहाँ होती तो उन्हें गोदी में बिठाकर गले से लगा लेती और उनसे ये कहती कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां कुएं में गिर गई तो कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर से लिख ली जाएंगी। लेकिन उनका मन ये भी कह रहा था कि कुएं में जो गिरी हुई चिट्ठियां हैं उन पर हम मिट्टी डाल देते हैं और घर जाकर कह देंगे कि हम चिट्ठियां डाल आए हैं। लेखक झूठ बोलना भी नहीं चाहता था और सच बोलने पर उसे पिटने का भी भय था। लेकिन लेखक ना तो झूठ बोलना चाहता था कि वो घर जाकर ये कहे कि हम चिट्ठियां डाल आए, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहता था, और सच बोलने पर उनके मन में ये डर था कि यदि मैं सच बोलूंगा कि चिट्ठियां कुएं में गिर गई तो भाई साहब हमें बहुत मारेंगे। अंत में उसने निश्चय किया कि वह कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालेगा। अंत में लेखक ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे कुएं में जाएंगे और चिट्ठियों को वापस निकाल कर लाएंगे। 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई तक जाने का प्रबंध करने के बाद धोती के एक सिरे से डंडा बांधकर कुएं में डाल दिया तथा दूसरे सिरे को कुएं की डेंग से बांधकर छोटे भाई को दे दिया। बच्चों, लेखक ने 5 धोतियां, एक स्वयं की धोती, एक छोटे भाई की धोती और एक में जिसमें माँ ने उन्हें चने खाने के लिए दिए थे एक वो, और 2 जो उन्होंने अपने छोटे भाई और स्वयं के कानों पर ठंड से बचने के लिए जो कानों पर कपड़ा बांधा हुआ था उन सब को मिलाकर और कुछ रस्सी के टुकड़े मिलाकर उन्होंने एक लंबी रस्सी बना ली और उसे उन्होंने कुएं में डाल दिया और धोती के एक सिरे को कुएं की डेंग से बांधकर उसे उन्होंने कुएं में लटका दिया। लेखक ने भाई को विश्वास दिलाया कि कुएं में जाते ही सांप को मारकर चिट्ठियां ले आएगा, क्योंकि इससे पहले भी वह अनेक सांप मार चुका था। लेखक ने अपने छोटे भाई को ये विश्वास दिलाया कि वह डरे नहीं, वह कुएं में जाएंगे और आराम से बहुत आसानी से वह सांप को मारकर चिट्ठियां उठा लेंगे। और क्योंकि इससे पहले भी लेखक कई सांप को मार चुके थे तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये कहते हुए वह अपने छोटे भाई को सांत्वना दे रहे थे। जैसे ही वह कुएं के धरातल से 4-5 फुट ऊपर तक पहुंचा तो उसे फन फैलाए लहराता हुआ सांप दिखाई दिया।
दोनों हाथों से उसने धोती पकड़कर अपने पांव कुएं की बगल में लगाए, जिससे दीवार से कुछ मिट्टी नीचे गिर गई। सांप फुफकारा। लेखक के पांव दीवार से हट गए। धरातल यानी कुएं की सतह। जैसे ही कुएं की धरातल से लेखक 4-5 फुट ऊपर ही थे कि उन्हें कुएं के अंदर अपना फन फैलाए हुए सांप नजर आया। लेखक ने दोनों हाथों से धोती को कसकर पकड़ रखा था और उन्होंने अपने पैर कुएं का जो बगल का हिस्सा था वहां पर टिका लिए, लेकिन बगल के हिस्से से पैर टिकाने के कारण कुएं की थोड़ी सी मिट्टी नीचे गिर गई और जैसे ही मिट्टी नीचे गिरी, सांप बहुत जोर से उसने फुकारा। लेखक के पांव दीवार से हट गए। थोड़ी ही देर में उसने अपने पांव सांप के सामने धरातल पर टिका दिए। अब कुछ ही क्षण बाद लेखक ने अपने पैर नीचे कुएं की सतह पर टिका दिए थे। अब दोनों आमने सामने थे, यानी कि सांप और लेखक अब एक दूसरे के सामने थे। वहां डंडा घुमाने का पर्याप्त स्थान नहीं था, क्योंकि कुएं की जो गोलाई थी वह इतनी अधिक नहीं थी कि वो आसानी से जो डंडा वो अपने साथ लेके गए थे उसको आसानी से वो वहां पर घुमा सके। 2 चिट्ठियां सांप के पास पड़ी थी। जैसे ही उसने डंडे से चिट्ठियों को अपनी ओर सरकाने का प्रयास किया, सांप ने फुफकार कर डंडे पर डंक मार दिया। और 2 चिट्ठियां तो बच्चों बिल्कुल सांप के नजदीक ही पड़ी हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने उन चिट्ठियों को डंडे के सहारे अपनी तरफ सरकाने की कोशिश की, तो सांप ने जोर से फुकार मारी और वो फुकार उसने किस पे मारी? डंडे पर उसने डंक मारा। कुएं में फू फू और लेखक के उछलने की आवाजें सुनकर उसके छोटे भाई की चीख निकल गई। छोटे भाई को लेखक कुएं के बाहर खड़ा करके आए थे। जब छोटे भाई ने कुएं से सांप की आवाजें आती हुई सुनी और उछलने की आवाजें सुनी, तो बाहर जो छोटा भाई खड़ा हुआ था वह डर गया और डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे लगा कि उसके भाई का काम तमाम हो गया है। काम तमाम हो गया यानी कि उसका भाई अंदर मर गया है, सांप ने उसको काट लिया है और मार दिया। पर लेखक डटा रहा और डंडे के सहारे उसने पुनः चिट्ठियां उठाने का प्रयास किया। इस बार सांप ने डंडे पर वार किया और डंडे से चिपक गया। जैसे ही लेखक ने डंडा अपनी ओर खींचा, सांप का पिछला भाग उसके हाथ को छू गया। लेकिन लेखक कुएं में डरा नहीं, वह अपने कार्य के प्रति बिल्कुल दृढ़ संकल्प था। तो उसने डंडे के सहारे वापस पुनः यानी वापस चिट्ठियां उठाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार सांप ने डंडे पर वार किया और डंडे से चिपक गया। जैसे ही लेखक ने डंडा अपनी ओर खींचा तो सांप की पिछला भाग यानी उसकी जो पूंछ थी वे लेखक के हाथ को छू गई। डंडे के लेखक की ओर खिंच आने से सांप का आसन बदल गया। आसन यानी बैठने का तरीका। जैसे ही डंडे को लेखक ने अपनी ओर खींचा तो सांप का जो बैठने का तरीका था वह बदल गया। अतः उसने तुरंत लिफाफे और पोस्टकार्ड उठाकर धोती के छोर में बांध दिए। लेखक ने तुरंत चिट्ठियां उठाई और उन्हें धोती के छोर यानी किनारे में बांध लिया, जिन्हें छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया। अब उसके सामने डंडे को उठाने की समस्या थी। लेखक ने तुरंत उन चिट्ठियों को धोती के किनारे में बांधकर छोटे भाई को ऊपर खींचने का इशारा कर दिया। छोटे भाई ने उसे ऊपर खींच लिया और अब लेखक के सामने एक समस्या थी कि लेखक उस डंडे को भी कुएं में नहीं छोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो कैसे ना कैसे करके उस डंडे को भी उठाकर वापस अपने साथ ऊपर ले जाएं, क्योंकि सांप उस पर बैठा हुआ था। क्योंकि जो सांप था वो डंडे पर ही बैठा हुआ था। तब उसने कुएं की बगल से मिट्टी लेकर दाईं ओर फेंकी, जिस पर सांप झपटा और वह डंडा लेकर 36 फुट ऊपर चढ़ गया। लेखक ने कुएं के किनारे से ही साइड में से मिट्टी उठाई और सांप की ओर फेंकी। जैसे ही लेखक ने मिट्टी फेंकी, सांप उसकी ओर झपटा और लेखक ने तुरंत अपना डंडा उठाया और ऊपर 36 फुट, इतनी गहराई थी कुएं की, 36 फुट गहरा कुआं था और वह तुरंत 36 फुट ऊपर चढ़ गया। इस चढ़ाई में उसकी छाती फूलकर धोखनी के समान चल रही थी, यानी कि इतनी ऊपर चढ़ाई करने के कारण लेखक की सांस फूल रही थी। ऊपर आकर कुछ देर वह बेहाल पड़ा रहा, यानी कि उसको कुछ भी होश नहीं था और वह ऊपर आकर थोड़ी देर के लिए लेट गया तथा अपने छोटे भाई को किसी से भी इस घटना का जिक्र
करने से मना कर दिया और उन्होंने छोटे भाई को भी ये कहा कि वह इस घटना के विषय में किसी को कुछ भी ना बताए। सन 1915 में जब लेखक ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो माँ को ये घटना सुनाई। यानी कि जब 1915 में लेखक बड़े हुए और उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, तब उन्होंने अपनी माँ को इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने अपने आंसुओं से भरे नेत्रों के साथ उसे गोद में ऐसे बैठा लिया जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपा लेती है। और माँ ने भी बहुत प्रेम से, अपने नेत्रों में आंसू उनके आ गए थे और बहुत प्यार से उन्होंने उसको अपनी गोद में बिठाया, जिस प्रकार की एक चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों के बीच नीचे छिपा लेती है। अपने अतीत के उन दिनों को लेखक बहुत अच्छा मानता है जब राइफल के बिना डंडे से ही वह सांप का शिकार करता था। अतीत यानी अपनी पुरानी, और राइफल यानी बंदूक। तो लेखक अपने उन अतीत यानी पुराने दिनों को बहुत अच्छा मानते थे जब उन्हें शिकार करने के लिए किसी बंदूक की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह डंडे से ही शिकार कर लिया करते थे। आई होप बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार पुनः घर पे इस पाठ का अभ्यास करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।